बैंक पासबुक या आज की डेट में बैंक स्टेटमेंट वर्ड जो है ये ज़्यादा यूज होता है, प्रचलित वर्ड है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि लोगों की बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से जो पासबुक होती है, पासबुक एक छोटी सी बुक होती थी पहले जिसमें कुछ पेज रहते थे 20-25, अब वो तो बड़ी जल्दी भर जाते हैं। इसलिए बैंक्स ने प्रैक्टिस शुरू की है कि पासबुक को ना दे करके, पासबुक भी मिलती है लेकिन लोगों को अल्टरनेटिवली बैंक स्टेटमेंट भी मिल जाता है, जिसमें जो A4 साइज के पेजेस रहते हैं, बैंक वाले उसमें कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग करके पूरा स्टेटमेंट दे देते हैं कि मेरे एक हफ्ते की कितनी ट्रांजैक्शन हुई या महीने की ट्रांजैक्शन हुई। इवन आप पूरे साल का भी स्टेटमेंट एक बार में निकलवा सकते हैं। इवन आजकल लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग में जाकर के खुद ही अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। ये होता है कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट एज शोन बाय द बैंक रिकॉर्ड। जैसे अगर मेरा बैंक में अकाउंट है तो बैंक वाले जो अपने रिकॉर्ड में मेरा अकाउंट बना के रखते हैं, कोई भी व्यक्ति जब बैंक से ट्रांजैक्शन करता है तो एक तो वो पर्सन, अगर वो बिजनेसमैन है तो वो पर्सन अपने बैंक के द्वारा, बैंक के साथ की गई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है कि भाई बैंक में मेरा कितना पैसा जमा है। और बैंक अपने लेवल पे, क्योंकि बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो बैंक अपने यहाँ अपने सारे कस्टमर्स का अकाउंट रखता है, तो वो मेरा भी अकाउंट रखता है और मेरे अकाउंट में वो रिकॉर्ड रखता है कि कितना पैसा जमा है मेरे अकाउंट में और कितना पैसा गया। तो बैंक वालों के यहाँ जो मेरा अकाउंट है, बैंक वाले इसकी कॉपी करके देते हैं, उस कॉपी को ही हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। एक्चुअल में क्योंकि बैंक मेंटेन करता है इसको, तो बैंक रिकॉर्ड करता है इसमें मेरी जो ट्रांजैक्शन है उनको, मैंने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा निकाला, कितना उस पर ब्याज लगा, कितना उस पर चार्ज लगा, ये सारी चीजें बैंक वाला रिकॉर्ड करता है। पीरियोडिकली बैंक स्टेटमेंट को या पासबुक को हम लोग बैंक से प्राप्त करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो मेरा पैसा जमा है बैंक में वो सही है या नहीं है, सही बैलेंस दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। इसमें जो विड्रॉल्स होता है स्टेटमेंट में या बैंक पासबुक में, वो डेबिट कॉलम में रहता है, यानी कि जब हमने पैसा विड्रॉ किया तो पासबुक उसको अपने डेबिट कॉलम में दिखाती है जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे। अगर मेरा पैसा बैंक में जमा हुआ तो जितनी भी मेरी डिपॉजिट हैं पासबुक में, वो बैंक के पासबुक में वो क्रेडिट कॉलम में दिखती हैं। इसलिए जब हमारी पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो करती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। लेकिन अगर हमारी पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर दे तो इसका मतलब ये है कि हमने बैंक से अपने अकाउंट के कुल जमा से ज्यादा पैसा निकाल लिया है। इस सिचुएशन को ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ओडी। इसका मतलब होता है हम पे बैंक का कर्ज हो गया है। अगर डिपॉजिट एक्सीड कर जाती है विड्रॉल से, यानी कि मैंने जो पैसा जमा किया बैंक में, तो डिपॉजिट अगर ज्यादा है, मेरी जमा ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है पासबुक, और इसको हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। फेवरेबल बैलेंस यानी कि जब पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो करे तो फेवरेबल बैलेंस है, हमारा पैसा बैंक में जमा है। ऐसे ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सीधे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या शो करता है। तो अनायास अचानक जब पूछा जाता है तो हम उसको कई दफे कैशबुक के बैलेंस से सोच करके, कैशबुक के बैंक अकाउंट के बैलेंस से सोच करके कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ऐसी चीजें रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। अगर विड्रॉल्स, मैंने जो विड्रॉ किया बैंक से, अगर वो एक्सीड कर जाता है, मेरा विड्रॉ जो है वो ज्यादा है डिपॉजिट से, तो मेरी पासबुक डेबिट बैलेंस शो करेगी, डेबिट बैलेंस शो करेगी, और इसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। मतलब बैंक का हम पे शॉर्ट टर्म का एक उधार हो गया। ओवरड्राफ्ट एक बिजनेसमैन के लिए करंट लायबिलिटी रहता है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये जल्दी ही वापस भी करना होता है बैंक को। कैश बुक, अब अभी तक हमने समझा पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को, अब देखेंगे कैश बुक का केवल बैंक कॉलम। यहाँ पे बैंक कॉलम इसलिए रखा है, एक दो दफा मैं रखूंगा, फिर बाकी जो लाइन्स है उनमें नहीं आएगा, उसमें खाली कैश बुक यूज होगा। देखिए हमारी कैश बुक में, आप जानते हैं इससे पहले हम कैश बुक के बारे में समझ चुके हैं कि कैश बुक में एक कैश का कॉलम रहता है और एक बैंक का कॉलम रहता है। कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है उसमें हम
अपनी कैश बुक में, यानी कि हम मतलब कोई बिजनेसमैन अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में इस बात का डिटेल रखता है कि उसने बैंक में कितना पैसा जमा किया और बैंक से कब कब और कितना पैसा निकाला। जब कैश बुक आपने बनाई थी उस समय पे देखा था कि कैश बुक में जब बैंक में हमारा पैसा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं, और जब कैश बुक में, हम अपनी कैश बुक की बात कर रहे हैं, जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब बैंक से हमारा पैसा घटता है तो हम अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड में उसको लिखते थे। यानी कि जब हमारा बैंक में पैसा बढ़ा तो डेबिट, जब घटा तो क्रेडिट। तो इसलिए क्योंकि कैश बुक जो डेबिट थी वो जमा को दिखाती है, कैश बुक का बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम मुझे बताता है कि बैंक में मेरा कितना रुपया जमा है। यही चीज बैंक की पासबुक मुझे बताती है कि मेरा बैंक में कितना रुपया जमा है। तो कैश बुक का बैंक कॉलम वही होना चाहिए जो पासबुक बैलेंस दिखाती है जनरली। डेबिट बैलेंस कैश बुक का जब होता है तो ये फेवरेबल होता है। कैश बुक के बैंक कॉलम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि केवल हम बैंक स्टेटमेंट से इसकी तुलना कर रहे हैं। हमारी कैश बुक का अगर क्रेडिट कॉलम कैश बुक का ज्यादा है तो वो ओवरड्राफ्ट दिखाएगा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है ये, यहाँ जो कॉलम लग गया है ये बैलेंस स्कोर लें। जैसे ये डेबिट बैलेंस है हमारा कैश बुक का तो फेवरेबल है, इसका मतलब हमारा पैसा जमा है। और जब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, इसको मैं यहाँ पे कॉलम बैलेंस कर देता हूँ, आप उसको करेक्ट कर लें, वो प्रिंटिंग में रह गया है। बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का जब होगा तो वो ओवरड्राफ्ट दिखाता है। अब यहाँ पे हमें ये देख करके पता चलता है कि अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है, कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब है, फिर से सुन लें, कि मेरा अगर 10,000 रुपया बैंक में जमा है तो मैं कहूंगा कि मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो उस समय मेरी पासबुक मेरा क्रेडिट बैलेंस शो करके बताएगी 10,000 से। अगर मान लो मैं एक सिंपल यहाँ पे एंट्री लिखता हूं, रिकॉर्डिंग, ये कैश बुक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में मैं लिख रहा हूं, डेबिट साइड में रिसीप्ट होती है कैश बुक में, क्रेडिट साइड में पेमेंट होती है। मान लो मेरे बैंक कॉलम में मेरे ग्राहक ने पैसा जमा कर दिए तो केवल बैंक कॉलम यहाँ पे लेते हैं, तो मैं कैश बुक में लिखूंगा कि मेरे ग्राहक ने जमा कर दिए मेरे बैंक में सीधे 10,000, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। ऐसा करने से ये डेबिट बैलेंस हो गया। वहीं पासबुक में जो बैंक वाले लिखेंगे तो पासबुक में डेबिट का मतलब होता है विड्रॉल्स माइनस, और क्रेडिट का मतलब होता है डिपॉजिट्स यानी कि प्लस। मेरे ग्राहक ने बैंक में जमा किए तो बैंक वाले मेरे क्रेडिट में शो कर देंगे 10,000, तो मेरी पासबुक बैलेंस दिखाएगी क्रेडिट बैलेंस 10,000। तो ये बराबर होना चाहिए। अगर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव, तो पासबुक उस समय डेबिट बैलेंस शो करेगी। कुछ कारण ऐसे होते हैं, सर्टेन रीजन, जिसकी वजह से पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस मिलता नहीं है। वो क्यों नहीं मिलता है? जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लूं कि मान लो मेरे पास मेरे ग्राहक से एक चेक आया, और वो जो चेक आया मेरे ग्राहक से, तो मैंने वो चेक जमा कर दिया बैंक में, वो चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में, और जब डिपॉजिट कर दिया तो मैंने अपने कैश बुक के डिपॉजिट साइड में यानी कि कैश बुक के डेबिट साइड में मैंने लिख दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में बढ़ गए 10,000। अब हुआ यूं कि ये चेक मैंने बैंक में जमा तो कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी वो क्रेडिट नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया उसका पैसा। प्रोसेस में टाइम लग सकता है। अगर उसी बीच में मैं अपना बैलेंस चेक करने लग जाऊं, आजकल बैंकिंग फास्ट हो गई है तो इसलिए हो सकता है सेम डे मिल जाए, नहीं अदरवाइज ऐसा होता है कि हमने चेक जमा किया तो हमने तो सोच लिया कि हमारा कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो 10,000 जमा दिखा रहा है, क्योंकि हमारे बैंक में 10,000 जमा होने चाहिए तब,
लेकिन बैंक से हमने स्टेटमेंट निकाल के देखी, एटीएम में गए स्टेटमेंट निकाला तो पता चला वहां तो जीरो है ही नहीं, मतलब डिफर कर गया बैलेंस। अब ये डिफर क्यों किया? क्योंकि ये जो चेक हमने जमा किया बैंक में अभी वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, बैंक वालों ने उसको प्रोसेस नहीं किया। तो ये एक कारण होता है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब ये तो मैंने एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दिया, एक बिजनेसमैन की सैकड़ों या हजारों ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ए बिजनेसमैन मे हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ट्रांजैक्शन इवन विद इन ए वीक, sometimes in a day also if the business is big, business is large। तो इट में क्रिएट कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन हो जाएगी उसको, क्योंकि ये बैलेंस उसका कैश बुक का दिखाएगा कुछ और पासबुक का दिखाएगा कुछ। तो अब ये जरूरत हो जाएगी कि ये कारण डिफरेंस जो है उसका कारण क्या है, रीजन ऑफ डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा कारण आया, क्या कहीं कोई एरर तो नहीं हो गई, ये मेन मकसद होता है, या जो डिफरेंस है वो है क्या, ये जानना जरूरी है। और इस पर्पज को जानने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले एक बात माइंड में रखें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम, इसका बनाने का जो मेन पर्पज होता है वो केवल ये होता है कि हम निश्चिंत होना चाहते हैं कि जो डिफरेंस के रीजन हैं वो यही है, इनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए हम बनाते हैं बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये इसका जो डेफिनेशन है वही है जो अभी हमने बताया कि बैंक it is a statement which shows the region of difference between the passbook balance and cash book balance। next है need for reconciliation। अब reconciliation की जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि ये जो हम reconciliation statement बनाते हैं इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ reconciliation, यानी कि मिलान की प्रक्रिया। एक्चुअल में हम मिलान करते हैं, तो मिलान इसलिए करते हैं क्योंकि डिफरेंस रहते हैं। अब वो डिफरेंस कौन से होते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस जैसे अभी बताया कि हमने तो चेक जमा कर दिया तो हमने तो कैश बुक में लिख दिया, लेकिन बैंक अभी पहुंचा ही नहीं तो बैंक वालों ने नहीं लिखा, तो ये टाइम की वजह से डिफरेंस हो गया। ऐसे ही हमने मान लो चेक से किसी को पेमेंट कर दी, मैंने 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया चेक से किसी को। अब जिसको मैंने पेमेंट कर दिया तो मैंने तो उसी दिन लिख दिया अपने कैश बुक में कि मैंने चेक काट के दे दिया साहब, मेरे बैंक से घट गए इतने रुपए। लेकिन जिन महाशय को मैंने चेक दिया उन्होंने अभी बैंक में वो पेश ही नहीं किया। चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए चेक पहुंचा ही नहीं बैंक में। जब पहुंचा ही नहीं बैंक में तो बैंक तो ज्यादा दिखाएगा 10,000, तो मेरा जो पासबुक है, मेरी जो कैश बुक है वो कम दिखाएगी 10,000, और जो पासबुक है बैंक की जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा दिखाएगी 10,000। तो ये एक डिफरेंस। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाई द बैंक, कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग बैंक के एंड पे रहती है और उनको हमें उनके बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम बैंक की स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे बैंक वाले हमें हमारे जमा पर ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, अलाउ करते हैं। तो बैंक वाले हमारे जमा पे जब ब्याज देते हैं तो एक्चुअल में वो करते क्या है, हमारे अकाउंट में ही उस पैसे को बढ़ा देते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग बैंक ने की। हमें कई दफा पता ही नहीं चलता है, जब हम एक्चुअल में स्टेटमेंट देखते हैं तब जाकर के पता चलता है। ऐसे ही कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें बैंक रिकॉर्ड करता है और काट लेता है हमारे अकाउंट से पैसे। जैसे मान लो एटीएम हम यूज करते हैं बैंक का, तो वो एटीएम कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज काट लेता है, एसएमएस चार्ज काट लेता है बैंक। इसके अलावा कोई पासबुक वगैरह देता है तो उसका चार्ज काट लेता है, कभी बैलेंस मिनिमम से कम रह गया तो उसका चार्ज काट लेता है। तो बैंक वाले, इसके अलावा भी और बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे मान लो हमने अपने इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्त के लिए बैंक में जमा किया हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर कि भाई हमारा इंश्योरेंस सीधा यहाँ से इस फलान डेट को कट जाएगा, तो वो इंश्योरेंस की किस्त चली जाती है, बैंक से तुरंत कट जाती है ईसीएस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता अपने यहाँ रिकॉर्ड करने का, तो हमारी कैश बुक में उसकी एंट्री मिलेगी नहीं, जबकि पासबुक में वो पैसा घटा हुआ मिलेगा। तो दूसरे कारण ये रहते हैं। तीसरे कारण होते हैं कोई एरर या ओमिशन, कुछ गलती हो जाए, यानी कि 10 रुपए थे 100 रुपए लिख दिए, कहीं पे 1000 रुपए थे 100 रुपए लिख दिए। या ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कुछ छूट गया। जैसे हमने चेक बैंक में जमा कर दिया, अब बैंक में तो चेक जमा कर दिया हमने, ग्राहक से आया चेक लिया बैंक में भेज दिया, तो बैंक में तो पहुंच गया और हमने अपनी कैश बुक में लिखा ही नहीं, ये भी कारण हो सकता है। तो ओमिशन हमारे एंड पे भी हो सकती है बाय द बिजनेस, बिजनेस भी गलती कर सकता है और कभी कभी बैंक भी एरर कर देता है। जैसे चेक आया महेश के अकाउंट में, महेश के अकाउंट में पैसा जमा होना था, कैशियर ने गलती से सुरेश के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं? जो मेजर टाइम डिफरेंसेस हैं, चेक इशूड बाय द बैंक
चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया, ये बाय द बिजनेसमैन आएगा, यहाँ पे भी ये प्रिंटिंग एरर। चेक इशूड बाय बिजनेस, हमने चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमने अपने यहाँ से चेक काट दिया, पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा। इसको एग्जांपल अभी दे चुके हैं ऑलरेडी। चेक पेड इनटू बैंक, चेक जमा किया बैंक में हमने, लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है। कलेक्ट तो होगा 2 दिन बाद होगा, उसी बीच में अगर हम मैच करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा बैलेंस अलग हो जाएगा कैश बुक का, जो चेक बुक का बैलेंस है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, इसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो बैंक ही केवल रिकॉर्ड करता है, हमें उनका पता तभी चलता है जब स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, हमारे कस्टमर यहाँ पे मतलब बिजनेसमैन, क्योंकि बैंक के लिए तो हम कस्टमर हैं, तो जो कस्टमर है उसके बिहाफ पे डायरेक्ट डेबिट हो जाते हैं कुछ चीजें, जैसे मैंने बताया था इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, कभी कभी सीधे बैंक में डिपॉजिट हो जाती है हमारे में अकाउंट में पैसा, मान लो हमारे ग्राहक ने सीधा हमारे बैंक में जमा कर दिया। इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कभी कभी हम अपने जो शेयर या डिवेंचर हमने कहीं से खरीदे हुए हैं तो उनका भी ईसीएस की सुविधा करा लेते हैं बैंक में कि डायरेक्ट बैंक में ही जमा आ जाएगा पैसा, तो वो भी केवल पासबुक में रिकॉर्ड रहता है, कैश बुक में नहीं हो पाता है समय से। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के यानी कि हमारे यानी कि बिजनेसमैन के बिहाफ पे सीधे बैंक कुछ पेमेंट हमारी तरफ से कर देता है। अगर हमने ऐसा कहा हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल सीधा भरता रहे, इंश्योरेंस प्रीमियम कटता रहे सीधा बैंक से। चेक डिपॉजिटेड या बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट किए हमने या कोई बिल डिस्काउंट कराए और वो डिसऑनर हो गए, इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन था वो अभी सोल्व हो जाएगा, क्वेरी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। चेक डिपॉजिट, मेरे ग्राहक से मुझे चेक मिला 5,000 रुपए का, मेरे ग्राहक से मुझे 5,000 रुपए का चेक मिला, मैंने क्या किया वो चेक कर दिया बैंक में डिपॉजिट, तो कैश बुक में मैंने लिख दिया कि भाई मेरा बैंक बढ़ गया 5,000 रुपए से प्लस हो गया मेरा। अब ये चेक गया बैंक में, तो बैंक वाले क्या करते हैं, ले तो लिया चेक, बैंक वाले भेजेंगे मेरे कस्टमर के पास, मेरे कस्टमर के पास मतलब मेरे कस्टमर के बैंक के पास, और उससे मांगेंगे कि साहब इनका चेक है 5,000 रुपए जरा हमें भेज दो। लेकिन इनके बैंक ने कहा इनके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, एक कारण, और भी कारण हो सकता है, इनके अकाउंट में पैसा नहीं है या इनके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में जो मेरे कस्टमर का बैंक है वो मेरे बैंक को पैसा नहीं भेजेगा, जब नहीं भेजेगा तो मेरा बैंक कहेगा कि ये जो चेक था ये डिसऑनर हो गया, जब डिसऑनर हो गया तो मेरे बैंक में तो पैसा मेरा बढ़ेगा ही नहीं। अब बैंक वालों ने मुझे वो डिसऑनर की इंफॉर्मेशन अभी तक भेजी नहीं, तो अब होगा क्या, मेरे कैश बुक में तो बढ़े हुए हैं पैसे, उधर बैंक में बढ़े ही नहीं क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और तो डिसऑनर का मतलब शायद क्लियर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है पेमेंट नहीं होना, अनादरित होना। ऐसे ही बिल डिस्काउंटेड, बिल का मतलब होता है जैसे मैंने अपने किसी ग्राहक को 6,000 रुपए का सामान बेच दिया, इसको यहाँ पे देखेंगे बिल का भी मतलब क्लियर हो जाएगा। बिल, मैंने 6,000 का अपने ग्राहक को सामान बेच दिया और मैंने बिल बना के भेज दिया कि साहब 6,000 रुपए पे कर दो, उन्होंने कहा अभी नहीं कर सकता 2 महीने बाद ले लेना, तो मैंने कहा ठीक है इस बिल पे मैंने 2 महीने लिख दिया है, इस पे साइन कर देना तुम। मेरा ग्राहक इस पे साइन कर देगा, जब मेरा ग्राहक इस पे साइन कर देगा तो इसका मतलब हुआ एक्सेप्टेंस मिल गई मेरे बिल को, माई कस्टमर हैज एक्सेप्टेड माई ड्यूज माई बिल, कि वो 6,000 रुपए 2 महीने बाद देगा। मेरे को फायदा ये हो गया कि उसका साइन होने से अब ये मेरे पास एक ऑथेंटिक प्रूफ हो गया है कि मैंने 2,000 का सामान अपने कस्टमर को बेचा था और वो 6,000 का सामान मैंने अपने कस्टमर को बेचा था और वो 2 महीने बाद दे देगा ये पैसा। बस इसमें यही इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है कि 6,000 रुपए 2 महीने बाद पेबल होगा। ऐसे बिल को जब उस बिल पे साइन हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए वो ग्राहक के द्वारा, तो यह बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया और ये बिल ऑफ एक्सचेंज की 2 कॉपी रहेंगी, एक मेरे पास रहेगी क्योंकि मैंने सामान बेचा हुआ है, एक मेरे ग्राहक के पास रहेगी जिसने मुझसे सामान खरीदा है। क्योंकि मैंने बेचा है इसलिए मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कहूंगा BR यानी कि बिल रिसीवेबल, और मेरा ग्राहक जिसने मुझसे सामान खरीदा था वो ये 6,000 रुपए में मुझे पे करेगा इस बिल के अगेंस्ट, इसलिए वो अपने यहाँ इस बिल को लिखेगा बिल्स पेबल, BP बिल्स पेबल, उसके लिए ये BP लायबिलिटी है और यही चीज मेरे लिए BR कह करके एक एसेट है क्योंकि मुझे इस पे पैसा मिलेगा।
अब कभी कभी मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे पैसे की जरूरत है और पैसा आएगा 2 महीने बाद। अब मुझे 10 दिन बाद कहीं से कुछ सामान खरीदना है, तो मुझे 10 दिन बाद जहां से सामान खरीदना है मैं गया उनके पास, दुकानदार के पास, मैंने कहा साहब मुझे 6,000 रुपये का सामान दे दो, मेरे पास एक BR है, आप इसे रख लो। तो मैंने ये BR इनको दे दिया। तो यहाँ पे जब मैं अपना BR जो मुझे मेरे ग्राहक से मिला था वो मैंने आगे आगे एक नए दुकानदार को दे दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोर्समेंट। इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट भी इसमें क्लियर हो गया होगा। एंडोर्स करना, मैंने अपना बिल उसको दे दिया। अब इसका होगा क्या कि जो मेरा क्रेडिटर है, मैंने जिस अपने क्रेडिटर से सामान खरीदा, मैंने उस क्रेडिटर को दे दिया अपना बिल। तो अब ये BR का मालिक बन गया कौन? क्रेडिटर। अब हुआ क्या, अच्छा ये तो मैंने जो बताया है अभी, ये बता दिया उसका एंडोर्समेंट का। एक दूसरा यहीं पे एक स्टेप होता है जिस पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, वो एंडोर्समेंट माइंड में आ गया, वो भी क्लियर हो गया होगा। इसी में क्या होता है, कभी कभी बिजनेसमैन ऐसा करता है कि इस बिल, यानी कि 6,000 मुझे जरूरत थी, मैं जिसके पास सामान खरीदने गया, उसने कहा कि भाई नहीं हम बिल एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं बैंक जाता हूँ। मैं अपने बैंक गया, मैंने बैंक से कहा कि देखो मुझे सामान खरीदना है और मेरे ग्राहक से मेरे पास 6,000 का एक बिल रखा हुआ है, आप ये वाला बिल जमा कर लो, 2 महीने बाद आपको मेरा ग्राहक पैसे दे देगा। बैंक ने कहा ठीक है, 6,000 रुपये पे हम कुछ रुपया काट लेंगे अपना खर्चा। बैंक ने 100 रुपये काट लिए और 100 रुपये काट करके मुझे इस 6,000 के बिल के बदले में 5,900 रुपये कैश दे दिए। तो क्योंकि बैंक ने 100 रुपये काट लिए, ये जो बैंक ने काट लिए इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट काट लिया बैंक ने, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। यानी कि मेरे पास मेरा बिल रिसीवेबल था, मैं बैंक में गया, बैंक से कहा ये बिल रख लो, मुझे पैसे दे दो, 2 महीने बाद मेरा ग्राहक आपको पैसे दे देगा। बैंक वालों ने 100 रुपये काटकर मुझे 5,900 रुपये दे दिए। बैंक हैज गिवन मी ₹5,900 आफ्टर डिडक्टिंग ₹100। This process is called bill discounting. In such bill, such BR now will be called discounted bill या bill discounted। यानी कि मैं अपने यहाँ अब इस बिल को, क्योंकि मैंने तो बैंक में जमा कर दिया, तो मैं कहूंगा ये बिल डिस्काउंटेड है, मैंने ये बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अब मेरे बैंक ने मेरे कस्टमर के पास भेजा ये बिल पेमेंट के लिए, 2 महीने जब पूरे हो गए कि भाई आपका एक बिल था और उसकी पेमेंट हम कर चुके हैं मिस्टर एक्स को, अब आप ये 6,000 रुपये हमें पे कर दो। लेकिन मेरा जो ग्राहक था वो किसी कारण से ये पैसा पेमेंट नहीं कर पाया बिल का, तो अब ये बिल डिस्काउंटेड जो है, जो बिल मैंने डिस्काउंट करा रखा था, ये क्या हो गया? डिसऑनर, यानी कि पेमेंट नहीं हो पाई तो ये डिसऑनर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। बिल डिस्काउंटेड इसको कहते हैं। तो ये बिल डिसऑनर अगर हो गया तो भी डिफरेंस जो है कैश बुक में और पासबुक में आ जाएगा, तो इसको समझ चुके होंगे अब तक। डिफरेंस इज कॉज्ड बाय एरर्स। इसके अलावा कुछ एरर भी हो जाती हैं। एरर फर्म यानी कि बिजनेस के बिहाफ पे भी हो सकती है और बैंक के बिहाफ पे भी कोई एरर कभी हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से नहीं मिल पाता है। अब बारी आती है कि तब हम किस तरीके से प्रेपरेशन करेंगे बिल्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। बैंक समाधान विवरण इसको हिंदी में बोलते हैं। ये समाधान विवरण कैसे बनाएंगे? तो स्टेप बाय स्टेप हम बिल्स रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कि हमारी कैश बुक हमारा कितना बैंक बैलेंस दिखा रही है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है मेरी कैश बुक के अनुसार। दूसरा, मुझे जरूरत पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक से मैं स्टेटमेंट निकलवाऊंगा कि उसमें कितना रुपया लिखा हुआ है। अब अगर ये दोनों बैलेंसेस डिफर करते हैं, अगर इनमें अंतर है, तो मेरी ड्यूटी होगी कि मैं एंट्रीज को चेक करूंगा इन बोथ द बुक्स, दोनों बुक्स में, अपनी कैश बुक में भी और पासबुक में भी। पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक में और कैश बुक में दोनों में मैं एंट्रीज को चेक करूंगा और ये देखूंगा कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जो डिफर कर रहा है। मतलब या तो कैश बुक में एंट्री नहीं दिख रही है, उसकी पासबुक में केवल दिख रही है, या कोई अमाउंट ऐसा हो सकता है कि पासबुक में एंट्री नहीं दिख रही है, केवल कैश बुक में दिख रही है। तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो डिफरेंसेस हो जाएंगे। अब ऐसे डिफरेंसेस मैंने चेक तो कर लिए, तो अगर मान लो मेरी 2-3 ट्रांजेक्शन है तब तो आसानी से मैं ये निशान लगा लूंगा। लेकिन जब हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं तो हो सकता है कि मैं सबको नहीं ढूंढ पाया हूं, एक मतलब रीचेक करना पड़ता है कि भी हो सकता है नहीं मिला हो। तो मैं कैसे सुनिश्चित हूं, कैसे इंश्योर हूं
कि जो रीजन मैंने ढूंढे हैं वही रीजन है और इनके अलावा कोई रीजन नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मुझे एक प्रॉपर, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका अपनाना होगा, और उस ऑर्गेनाइज्ड या प्रॉपर तरीके को अपनाते हुए बाय टेकिंग अ प्रॉपर वे I will prepare a statement which is called Bill's reconciliation statement, बैंक reconciliation statement। बैंक reconciliation statement प्रिपेयर किया जाता है या तो कैशबुक के बैलेंस को लेके चलें या पासबुक के बैलेंस को लेके चलें, दोनों ही तरीके से, मतलब कैशबुक को बैलेंस को लेके चलें तो पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएं, और पासबुक का बैलेंस लेके चलें तो कैशबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएं। दोनों ही तरीके से हम BRS बना सकते हैं। अगर हम रिकॉन्साइल कर पाए दोनों बैलेंसेस को, यानी कि इस अप्रोच को यूज करते हुए अगर हम कैशबुक का बैलेंस लेकर के पासबुक तक पहुंच गए या पासबुक का बैलेंस लेके कैशबुक तक पहुंच गए, तो इसका मतलब हमारा BRS करेक्ट है, और अगर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब कोई एरर रह गई है कहीं पे, हम सही से उसको पूरा नहीं बना पाए हैं। इसका मैं एक बाद में पूरा सिस्टम दिखाऊंगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल एक यहाँ पे लूंगा। मान लो मेरी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, मेरी कैशबुक का बैंक कॉलम की मैं बात करूंगा, उसमें मैंने जमा किए अपने बैंक में, तो मैंने अपने बैंक में इधर डेबिट वाली साइड में जो रिसिप्ट साइड होती है उसमें 10,000 रुपये प्लस कर दिए, ये 10,000 ऐड हो गए। इसके बाद मैंने 5,000 रुपये का कुछ सामान बेच दिया, और सामान बेचा तो उसके 5,000 रुपये भी मैंने बैंक में जमा कर दिए, तो मेरे 15,000 हो गए। मैंने कुछ खरीदा भी सामान, तो ये तो बैंक का डेबिट साइड था मेरी कैशबुक का, और ये मेरी कैशबुक का क्रेडिट साइड है, केवल बैंक कॉलम, यहाँ पे भी मैं केवल बैंक कॉलम लेके चल रहा हूँ। मैंने चेक से पेमेंट की और सामान खरीदा 4,000 का, तो मैंने -4,000 यहाँ पे कर दिया। बस मान लो मेरी इतनी सी ट्रांजैक्शन है, मैंने बिजनेस शुरू किया तो बैंक में जमा कर दिए 10,000, कुछ सामान बेचा 5,000 मिल गए, वो भी मैंने सीधे बैंक में जमा कर दिए, बैंक कॉलम। मैंने खरीदा कुछ सामान तो चेक से पेमेंट कर दी, 4,000 की पेमेंट हो गई। तो ये जो बैलेंस दिखाएगी मेरी कैशबुक का बैंक कॉलम, वो दिखाएगा कि मैंने टोटल 15,000 जमा किए, और 15,000 में से, बस मैं BRS समझाना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट को समझ गए तो BRS पूरा हो जाएगा, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी चीजों की। 15,000 रुपये कैशबुक में अभी दिखा रहा हूं कि 11,000 रुपये ये बैलेंस है अब मेरी कैशबुक का, ये बैलेंस शो कर रही है मेरी कैशबुक। अब पासबुक मैंने स्टेटमेंट निकाली, पासबुक की मैंने स्टेटमेंट निकाली, तो पासबुक में लिखा हुआ था कि ये ड्रॉइंग्स यानी कि विड्रॉल्स डेबिट, फिर लिखा हुआ था डिपॉजिट्स यानी कि क्रेडिट पासबुक में, फिर पीछे लिखा हुआ था बैलेंस। पासबुक में मुझे पता चला कि मेरे जमा कर रखे हैं उन्होंने पहले तो 10,000 रुपये, तो वो तो सही है, और इसके बाद बाकी कोई एंट्री नहीं है, और इस तरह मेरा जो बैलेंस है वहां पे वो 10,000 ही लिखा हुआ है। अब मैंने देखा कि मेरे यहाँ तो भाई 11,000 दिख रहा है रुपये, और पासबुक में देख रहा हूं तो केवल 10,000 दिख रहा है। अब क्योंकि मेरी तो बहुत कम ट्रांजैक्शन है, इसलिए मुझे तुरंत देख के पता चल जाएगा, मैं निशान लगाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो मैं कहूंगा अच्छा ये 10,000 है, ठीक है, ये 10,000 इधर जमा है, मेरे यहाँ डेबिट है उसके यहाँ क्रेडिट है, एक ही बात है। फिर देखूंगा मैंने 5,000 जमा किए, फिर देखूंगा इधर 5,000 नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज द रीजन ऑफ डिफरेंस, ये एक कारण है। फिर देखूंगा आगे और ढूंढूंगा, फिर पता चला ये जो 4,000 है ये भी रीजन ऑफ डिफरेंस है। तो जो रीजन ऑफ डिफरेंस है वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए कि टोटल जो रीजन ऑफ डिफरेंस है, एक तो ये है रीजन ऑफ डिफरेंस 5,000 का, एक ये 4,000 का, क्योंकि ये भी इधर नहीं मिल रहा। तो ये मैंने खाली एक एग्जांपल रखा कि छोटी ट्रांजैक्शन है, लेकिन बिजनेसमैन की बहुत सारी होती हैं। अब मैं बता रहा हूँ BRS बनाने का तरीका भी इसी पे बता दूंगा बिल्कुल एकदम। अब मुझे बनाना BRS, मतलब ये तो छोटी ट्रांजैक्शन थी तो मैं छोटी लेके BRS बना रहा हूँ। मान लो मुझे BRS बनाना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि यही था जो रीजन ऑफ डिफरेंस है और कोई भी नहीं है। तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं चेक करके दिखा देता हूँ साहब कि देखो कैश बुक का बैलेंस पकड़ते हैं, पहले कितना है 11,000, तो मैंने कहा कैश बुक बैलेंस, तो मैं फॉर्मेट समझ दिखाऊंगा आगे
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करें, पूरा ये क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कैश बुक में मेरी में बैलेंस है 11,000, तो मैंने लिख दिया ठीक है साहब यहाँ पे 11,000। फिर मैं देखूंगा कि एक मैंने रीजन ऑफ डिफरेंस जो मैंने ढूंढे थे वो था नंबर 1, नंबर 2। दरअसल हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए होते हैं वो खाली ये लिखा होता है, ये लिखा होता है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नंबर 1। नंबर 2 पे लिखा, हमें लिख के मिला होता है, मतलब वो ऑलरेडी ढूंढ चुका होता है जो क्वेश्चन वाला होता है। दूसरा उसने रीजन दिया होता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन यहाँ पे हमें पूरी प्रोसेस दिख रही है। तो मैंने देखा नंबर 1 जहां पे मुझे क्वेश्चन में बताया गया था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, तो मैंने कहा ये चेक 5,000 रुपए का हमारे कैश बुक में तो जुड़ा हुआ है लेकिन पासबुक में तो नहीं जुड़ा, तो मैं कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ कैश बुक में ये जुड़ा हुआ है, इसको मैं मान लो घटा देता हूँ क्योंकि मुझे तो ये एडजस्ट करना है, पासबुक तक पहुंचना है, तो मैंने माइनस कर दिया 5,000। इसके बाद फिर मैंने देखा कि दूसरी ट्रांजैक्शन कह रही है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक मैंने इशू किया तो मेरे यहाँ से 4,000 कट गया, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है जो कटा था उसको फिर से जोड़ देता हूँ। अब यह ध्यान रखना कि ना मैं कुछ सही कर रहा हूँ ना मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आई एम नॉट मॉडिफाइंग और अमेंडिंग और करेक्टिंग माई कैश बुक और पासबुक, I am only finding the regions of difference. I want to ensure that only these are the region of difference and nothing else. तो मैंने कहा ठीक है साहब 4,000 रुपये ये मैंने घटाए थे, चलो वापस जोड़ देता हूँ इधर से, तो वापस जोड़ दिए मैंने। वापस जोड़ने पे अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ, तो ये 5,000 घटाए, 11 में से 5 गए 6 और 6 में 4 हो गए 10, तो ये आ गया मेरा 10,000। अब मैं चेक करके देखता हूँ क्या पासबुक में 10,000 दिख रहा है, कह रहे हाँ ये तो दिख रहा है, इसका मतलब और कहीं कोई गलती नहीं है, मतलब ना कोई जमा में गलती है ना घटा में गलती है, ना कुछ छूटा है ना कुछ बढ़ा है, ओनली दीज वर द रीजन ऑफ डिफरेंस, केवल यही कारण थे, बस मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा यही कारण थे। तो अगर अब वो अगला प्रोसेस होता है व्यवहारिक कि जैसे मान लो यही कारण थे तो मैं निश्चित रहूंगा क्योंकि अल्टीमेटली बैंक में पैसा जमा होगा ही, बाद में चेक की पेमेंट जाएगी ही, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगर ऐसी कोई गलती मेरे पार्ट पे होती कि मैंने नहीं लिख रखी होती, बैंक में लिखा होता, तो मैं अपनी कैश बुक को दुरुस्त कर लेता, बस ये तरीका होता है। तो ये तो मैंने बताया जब बीआरएस हम कैश बुक का बैलेंस लेके चलते हैं और पासबुक तक पहुंचते हैं। अब देखिए मैं यही उल्टा करके बताता हूं, जब पासबुक का बैलेंस लेके चलते हैं और कैश बुक तक पहुंचते हैं, तो इस बार मैं लेता हूं पासबुक का बैलेंस, मतलब यही बस केवल सिद्ध करने के लिए बनता है, ये रफ वर्क होता है एक तरह से, यूं कह सकते हो, बस इंश्योर होने के लिए कि यही है रीजन ऑफ डिफरेंस। तो मैं लेके चला 10,000 रुपए, पासबुक का बैलेंस मैंने ले लिया, ये 10,000 पासबुक का बैलेंस। अब रीजन ऑफ डिफरेंस नंबर 1, 5,000 रुपए मैंने जमा किए तो कैश बुक में जुड़ गए लेकिन पासबुक में नहीं जुड़े, तो कैश बुक में जुड़े हुए पासबुक में नहीं जुड़े तो पासबुक में जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इनका फिर मैं लिखा हुआ रूल भी दिखा दूंगा, बहुत आसान। मैंने मतलब एडेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, एडेड इन पासबुक बट एडेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, तो पासबुक में एडिट नहीं है तो पास में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है साहब 5,000 रुपए। फिर देखा ये 4,000 रुपए कैश बुक में डिडक्टेड है लेकिन पासबुक में नहीं है डिडक्टेड, और हम पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो पासबुक में भी डिडक्ट कर देते हैं 4,000 रुपए। तो इस तरीके से अब मैं निकाल के देखता हूं तो ये आ जाएगा, ये 10 में 5 15, 10 5 15 में से 4 गए तो बच गया 11। नाउ आई विल चेक वेदर द सेम बैलेंस इज गिवन इन द कैश बुक और नॉट। यस इट इज द सेम बैलेंस, तो इट मीन्स आई हैव found, I have identified all the regions of differences। तो ये पर्पज होता है बीआरएस बनाने का। अब खैर ये मैंने छोटे से उसमें समझाया, अब मैं इसका रूल बताता हूं कैसे रखना है। प्रेपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं जब हम बीआरएस बनाते हैं। एक होता है कि कैश बुक जैसी है वैसी रहने दें, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करें, तो फिर तरीका वही होता है, हमें जो क्वेश्चन मिलता है उसमें हम करेंगे स्टार्ट विद फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कि हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस बनाते हैं वो कैश बुक का बैलेंस लेके चल सकते हैं, और कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो क्या करेंगे, फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव, यानी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो बस रूल है सिंपल सा कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट यहां लिख लिया जाएगा, और केवल ये दो लाइनें इनको पकड़ करके पूरा ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं। जब आपके एमसीक्यू में कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो आप बड़ी आसानी से इसको पिक्चराइज एक दफा माइंड में कर लेंगे और तुरंत हो जाएगा। आपको केवल ये ढूंढना है कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो डेबिट, यानी कि क्वेश्चन ऐसे होता है कि व्हेन कैश बुक बैलेंस इज गिवन
तो कोई ट्रांजैक्शन है उसके बारे में कहेगा इट इज एडेड और इट इज डिडक्टेड। तो यहाँ पे देखो ऐड कौन से होते हैं, ऐड होते हैं आइटम्स एडेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। साधारण सी बात है, आपको ये देखना है क्या वो आइटम पासबुक में ऐड है, जमा है वो अमाउंट, और कैश बुक में जमा नहीं है। तो कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक में भी जमा कर दो, पहला पॉइंट। ऐसे आइटम जो डिडक्टेड हैं कैश बुक में, मतलब कैश बुक में घटे हुए हैं, जैसे चेक पे कर दिया आपने, चेक पेड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक बट नॉट इन पासबुक। तो आपकी कैश बुक में तो वो पैसा घटा हुआ है, अब केवल चेक पेड ही नहीं, चाहे जो मर्जी रीजन हो, आप जैसा मर्जी रीजन लेना और इस पे चेक करके देख लेना, हर हाल में सही बैठेगा। अमाउंट घटा हुआ है कैश बुक में लेकिन पासबुक में नहीं घटा, तो क्योंकि कैश बुक में घटा है, केवल कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो, पासबुक में तो घटा ही नहीं, तो पासबुक के बराबर करना है तो ऐड कर देंगे यहाँ पे। बस यही दो चीजें वापस कर देनी है रेसिप्रोकेट, कि लेस करेंगे कौन सा आइटम, ऐसा आइटम जो पासबुक में डिडक्टेड है, घटा हुआ है, लेकिन कैश बुक में नहीं घटा हुआ, तो घटा दो कैश बुक में भी। इसके बाद आइटम एडेड इन कैश बुक, जो आइटम कैश बुक में ऐड हो बट नॉट इन पासबुक, लेकिन पासबुक में ऐड नहीं हो, तो क्योंकि ये केवल कैश बुक में ऐड है इसलिए इसको कैश बुक में से घटा दो। अगर आप डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे, अगर आप डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे कैश बुक का, तो ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई सिचुएशन अगर मान लो ऐसी बन जाती है, मैं विपरीत भी बताता हूं, कि आप कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके चले, इनको एड लेस वैसे ही करते आए, जब कभी न्यूमेरिकल करेंगे तब का है, हालांकि वैसे एमसीक्यूज में नहीं आता। तो अगर ये नेगेटिव में आ जाए यहाँ पे, मतलब जमा घटा करके आप जोड़ से लेके चले थे लेकिन ये नेगेटिव में आ गया, तो ये इसका मतलब ओवरड्राफ्ट हो जाएगा ये भी। लेकिन जनरली ये जब आप कैश बुक का डेबिट लेके चलेंगे तो पासबुक का क्रेडिट आता है, दोनों फेवरेबल। अब अगली सिचुएशन देखते हैं बीआरएस की। बीआरएस जब आपको दिया गया हो बैलेंस एज पर पासबुक और फेवरेबल केवल क्रेडिट बैलेंस, तो यही दो लाइन अब कैसे हो जाएंगी, आपको पासबुक की तरफ से सोचना है। जब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस अगर दे रखा है तो आप लेस करेंगे आइटम एडेड इन पासबुक, जो पासबुक में ऐड है और कैश बुक में नहीं है उसको लेस कर दो। लेस करेंगे आइटम डिडक्टेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, ऐसा आइटम जो केवल कैश बुक में घटा है पासबुक में नहीं है तो पासबुक में से भी घटा दो। ऐड करेंगे आइटम्स डिडक्टेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, ऐसे आइटम को पासबुक के फेवरेबल बैलेंस में ऐड कर दोगे जो पासबुक में घटा हुआ है लेकिन कैश बुक में घटा हुआ नहीं है, क्योंकि पासबुक में घटा हुआ है तो पासबुक में ऐड कर दो। आइटम्स एडेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, ऐसे आइटम जो ऐड हैं कैश बुक में लेकिन पासबुक में ऐड नहीं है उनको ऐड कर देंगे। बस इसी तरीके से बैलेंस एज पर कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का पॉजिटिव। बस यही तरीका अपनाया जाएगा आगे, बस ये लास्ट है। अब स्टार्टिंग विद ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक, जब ओवरड्राफ्ट दे रखा हो, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल साफ ये लाइन कैसे लिखी है इनको नोट कर लेंगे। जब ओवरड्राफ्ट कैश बुक का दिया हो तो तरीका क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का जब ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, लेस कर देंगे इसमें से आइटम जो पासबुक में ऐड है लेकिन कैश बुक में नहीं है। पासबुक में ऐड होने का मतलब है कि पासबुक में आपने जमा कर दिए तो आपका कर्जा कम हो गया होगा, ओवरड्राफ्ट का मतलब कर्जा। जब पासबुक में आपने पैसा जमा किया तो पासबुक में कर्जा कम हो गया लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में से भी लेस कर दोगे, कर्जा कम हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। बस यही लाइन इसी तरीके से इसमें भी अपनानी है, सेम यही लाइन ऐसे ही अपनानी है, वो उसका रेसिप्रोकेट होता चला जाता है। यूज करोगे बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट आ जाएगा। और यही क्रम चौथी सिचुएशन जो हो सकती है इसको आप अपने आप अब एनालाइज कर लोगे अकॉर्डिंगली, जैसा डिस्कस किया था। स्टार्टिंग विद ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक लेके चलेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट ऐड कर देंगे, आइटम्स एडेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, यही रूल अपनाना है। और कोई प्रॉब्लम इसमें होगी तो क्वेरी अपनी अभी बाद में पूछ लोगे, क्लियर हो जाएगी या नेक्स्ट क्लास में। बस ये इस तरीके से हमारा बन जाता है। लास्ट टॉपिक इसमें आता है प्रेपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। कभी कभी मान लो हमको लगता है कि भी कैश बुक और बैलेंस, कैश बुक और पासबुक को हम मिलाना तो चाहते हैं, बीआरएस बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कैश बुक की जो गलतियां हैं कम से कम उनको तो दुरुस्त कर लें।
मतलब जो चीज कैश बुक में होनी चाहिए थी उनको अपडेट कर लेते हैं। मतलब बैंक स्टेटमेंट मंगाया, अब बैंक स्टेटमेंट देख के पता चल गया कि बैंक ने पासबुक में बैंक चार्ज काट रखा है, तो इनको तो हम कैश बुक को दुरुस्त कर सकते हैं, पहले करेक्ट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। तो कैश बुक को एडजस्ट कर लेंगे, जो बैंक चार्जेस हमें दिख रहे हैं बैंक उसमें स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में, उन बैंक चार्जेस को घटा देंगे। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे लगा उसको घटा देंगे, बैंक ने ब्याज दे रखा उसको जोड़ देंगे, कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला उसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो कैश बुक है वो करेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई एरर कैश बुक में फाइंड हो रही है तो उसको करेक्ट कर दो, और करेक्ट करने के बाद अब जो हमारी कैश बुक आएगी एडजस्टेड, बस फिर वही तरीका है जैसा पिछले में अपनाया था, सेम। ट्रायल बैलेंस हमारी डबल एंट्री सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक वर्किंग पेपर है। मतलब एक हमारा कैलकुलेशन सीट होता है जिसमें हम चेक करके देख लेते हैं, रीलुक करते हैं कि हमने जो जितने भी सारे लेजर बनाए, लेजर में सैकड़ों अकाउंट होते हैं, हजारों पेपर हो सकते हैं, तो बार बार उन पेपर्स को पलटने की जरूरत ना पड़े, हमको एक सीट पे लिखे दिख जाएं सारे अकाउंट्स के बैलेंस। इस मकसद से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है टू एसर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसके अलावा लोकेटिंग एरर्स, कुछ एरर भी इससे पता चल जाती हैं, हालांकि कुछ एरर ऐसी हैं जो इससे पता नहीं भी चलती हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है हमको प्रिपेयर करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एक बार अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उस समय हमें बार बार लेजर खोल करके नहीं देखना होगा अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंसेस के लिए। हम केवल ट्रायल बैलेंस में जो फाइनल बैलेंस लिखे हुए हैं सभी लेजर अकाउंट्स के, उनको देखेंगे और उनसे हम अपनी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होंगे उनमें से मेनली दो तरह के अकाउंट होते हैं। हमने देखा था उस समय कि एक अकाउंट ऐसे होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं, मतलब जिनके कुछ परमानेंट बैलेंस होते हैं, यानी कि एसेट और लायबिलिटी। ऐसे अकाउंट तो चले जाते हैं बैलेंस शीट में, और ऐसे अकाउंट कुछ होते हैं इसमें जो लिखे रहते हैं जिनके परमानेंट बैलेंस नहीं रहते हैं, वो या तो रेवेन्यू होते हैं या वो कोई एक्सपेंस होते हैं, यानी कि नॉमिनल नेचर जिनकी होती है। ऐसे अकाउंट सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के। प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 तरीके हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान है इनको बनाना। केवल एग्जाम के मकसद से हमें पता रहना चाहिए, कभी पूछ लिया जाए कि 3 मेथड होते हैं। ये 3 मेथड होते क्या हैं? इस ये डायग्राम जो मैंने बनाया इससे आसानी से दिख जाएगा। टोटल मेथड ये कहता है कि ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिख लो, लेजर फॉलियो यानी कि लेजर के किस पेज पे बैलेंस था जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कुछ कि जैसे मान लीजिए हमारे लेजर में जो कैश अकाउंट है वो इस तरीके से बना हुआ। मैं एक जरा केवल छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पे बनाऊंगा टी शेप का। मान लो कैश बुक में कुछ ट्रांजैक्शन इधर लिखी हुई हैं और कुछ हमारे कैश बुक में या कैश अकाउंट का हो ये लिखी हुई हैं। इस तरह कैश अकाउंट का इधर का जो टोटल है वो 10,000 है और मान लो इधर का जो टोटल है वो 8,000 है। मैं बैलेंस की बात अभी नहीं कर रहा, या और यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, साफ दिख जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट में, कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। मैंने देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन है मेरी, इसमें जो डेबिट साइड है इसका टोटल 10,000 है और जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल 10,000 है। अभी मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा, टोटल मेथड में बैलेंस नहीं देखा जाता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट यहाँ पे लिखने के बाद सभी अकाउंट्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, कैश, बैंक, वेजेज, जो भी अकाउंट्स होंगे सब लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे डेबिट यानी कि दोनों साइड लिखनी है। डेबिट का टोटल 10,000, बैलेंस को देखा नहीं जाता, बस ये ध्यान रखना है। क्रेडिट का टोटल 8,000। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। मान लीजिए इसका डेबिट का टोटल 5,000 और क्रेडिट का टोटल 4,000।
तो टोटल केवल आते चले जाते हैं। मान लो वेजेज के केवल डेबिट साइड में, अब जैसे वेजेज अकाउंट है तो वेजेज के तो क्रेडिट में कुछ मिलेगा ही नहीं, इसके तो केवल डेबिट में ही रहता है। ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा रहता है, एक्सपेंस रहता है, इसके डेबिट में ही केवल लिखा मिलेगा कि टू कैश अकाउंट, हमने कैश में कुछ वेजेज दिए 500 के, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, इसके केवल डेबिट में ही आ जाएगा 500। ये आप एक दफा रीलुक करेंगे, मैंने जो पीडीएफ शेयर की थी, या वो एक दफा जरूर पढ़ लें, बस क्लियर हो जाएगा ये। इस तरीके से सारे टोटल्स को लिखने के बाद सारे अकाउंट्स के उन टोटल्स को यहाँ पे लिख देते हैं। अल्टीमेट डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ये बराबर आना चाहिए, बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। और ये केवल एक इस बात का संकेत है कि शायद कोई मैथमेटिकल एरर नहीं बची है। इसके बाद बैलेंस मेथड, ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो बैलेंस मेथड ही यूज किया जाता है। दिस इज द मोस्ट यूजली मेथड इन by the accountants in accounting process. In this process we take only the balances of particular accounts. If some account has debit balance, then its balance will be recorded in the debit side. If some account has credit balance, then the balance would be recorded in the credit side. Now here I take some examples. और एक क्वेश्चन कुछ लोगों का और भी था कि अकाउंट में हमें किसी में पता कैसे चलेगा कि उसका बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट, उसका भी यहाँ पे क्वेरी शांत हो जाएगी। मैं इनको करने की कोशिश करूंगा कि कैसे पता चलता है। बस कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, केवल आसान सी बात है कि आपको अकाउंट्स में ये देखना है कि वो या एसेट है या कोई एक्सपेंस है, वो कोई लायबिलिटी है या वो कोई इनकम है या वो कोई कैपिटल है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि एक्चुअल में एसेट और एक्सपेंस दोनों ही एक्सपेंस होते हैं और इसलिए इनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। अगर ये बढ़ते हैं तो और डेबिट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ये जो तीन अकाउंट होते हैं, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, आपको बस ये देख लेना है, आपको जब कंफ्यूजन हो कि इस पर्टिकुलर आइटम का बैलेंस डेबिट रहता है कि क्रेडिट, बस ये चेक कर लेना है इन 5 चीजों में से, क्या ये लायबिलिटी है, क्या ये इनकम है, क्या ये कैपिटल है। अगर ऐसा है तो इनका जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होगा। अब ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है क्योंकि कैश एक एसेट है। तो मान लो जितना भी बैलेंस है 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए बैंक, बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अब डेबिट कब हो सकता है, जब बैंक एसेट है। बैंक एसेट का मतलब है कि जब जो मेरा पैसा है वो मेरे बैंक में जमा है, तो इसका मतलब मेरा पैसा बैंक में जितना रुपया जमा है, मान लो 2,000 जमा है, तो वो मेरी एसेट है, इसलिए बैंक में एसेट साइड में लिख देता हूँ, डेबिट साइड में। लेकिन अगर बैंक से मैंने उधार ले रखा है यानी कि ओवरड्राफ्ट कर रखा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। या यूं कहें कि अगर बैंक लोन है, आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो इसका मतलब वो आपकी लायबिलिटी है और इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रेडिट साइड में चला जाएगा। आप लेजर में चेक करते रहेंगे कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस है, जैसे सैलरी है, तो जो एक्सपेंस होते हैं उन सभी का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही मान लो सेल्स है, तो जो सेल रहती है वो इनकम है और सेल्स चूंकि इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगी जितनी भी सेल होगी। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू था, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान देंगे। तो ये तो सभी को पता चल ही गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट हमें कैसे पता चलता है, केवल बैलेंस लिखते चले जाते हैं, अल्टीमेटली हम ट्रायल बैलेंस का टोटल कर लेते हैं। तो इस तरीके से केवल बैलेंसेस को यहाँ पे लिख लेंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे, दोनों साइड ये बराबर आनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड ये मिक्स है दोनों मेथड्स का। इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे नाम अकाउंट का लिखते हैं, उस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे आ जाता है, उसी अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे आ जाता है। और बैलेंस साइड में ये जो 2 कॉलम है ये बैलेंस मेथड वाले हैं, यहाँ पे मतलब टोटल 4 कॉलम यहाँ पे रख देते हैं ट्रायल बैलेंस में। जो डेबिट बैलेंस है अगर किसी अकाउंट का तो यहाँ पे आ जाएगा, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको पूरा कर देते हैं, हर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आ जाते हैं। बस ये मेथड है। इनको बहुत ज्यादा
डिटेल में इनके जाने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछे जाते हैं, केवल 3 होते हैं, उनमें क्या रिकॉर्ड होता है, ऐसे एमसीक्यू कभी पूछ लिए जाते हैं कि टोटल कम बैलेंस मेथड में कौन कौन से कॉलम बनते हैं, तो वो उसके लिए मैंने केवल बता दिया है, एक दफे इनको गो थ्रू कर लेंगे बाद में पीडीएफ से। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का क्लासिफिकेशन। देखिए मेजर होता क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस जब हमारा बन जाता है तो कई दफा पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कहीं से या डिस्कवर हुआ कि कुछ रिकॉर्ड गलत हो गया था या कुछ रिकॉर्ड होना छूट गया था। जब हम कुछ रिकॉर्ड करना छोड़ देते हैं या कुछ हमसे गलत रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में उसका हमें पता चलता है, तो उसको हम एरर कहते हैं। दरअसल जब अनइंटेंशनली, मतलब हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी गलती करने की लेकिन गलती हो गई, तो उसको एरर कहते हैं। और जब इंटेंशनल कहीं पे गलती की जाती है अकाउंटेंट्स के द्वारा तो वो फ्रॉड कहलाता है। यहाँ पे हम जो देखेंगे वो केवल एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये एरर भी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, अलग अलग बुक्स में एरर्स के बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं। अगेन एरर्स के बारे में कोई स्टैट्यूटरी कोई वो नहीं है क्लासिफिकेशन के कितने टाइप की एरर होती हैं, इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कि डिफरेंट टाइप की एरर्स देखने को मिल जाएंगे। मेजर जो एरर्स के टाइप हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उनको हम कवर करेंगे, वही ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन कौन सी होती हैं? ये जो कमीशन वर्ड है इसका मतलब हुआ कि यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक। एरर्स कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ गलत पोस्ट कर दिया लेजर में, रॉन्ग टोटलिंग, टोटल गलत कर दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंस गलत निकल गया कहीं पे, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक, किसी सब्सिडरी बुक का जब टोटल किया कास्ट किया तो गलत कर दिया, परचेज बुक का या कैश बुक का, रॉन्ग रिकॉर्डिंग या आपने रिकॉर्ड गलत कर लिया, चाहे वो प्राइमरी बुक्स में किया हो, चाहे जर्नल में किया हो, चाहे सब्सिडरी बुक्स में किया हो। ये सारी जो गलतियां होती हैं इनको हम एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं। इस जैसे कि मान लो मुझे रिकॉर्ड करना था मोहन से खरीदा सामान 10,000 का, मैंने गलती से मोहन से खरीदा हुआ सामान 8,000 का लिख दिया। द गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन वाज ₹10,000 बट बाई मिस्टेक द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड फॉर ₹8,000 ओनली। तो ये एग्जाम्पल हुआ एरर ऑफ कमीशन का। इनको जरा ध्यान से सुन लेंगे। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आई हैव ओमिटेड समथिंग टू रिकॉर्ड, मैंने कुछ आइटम को रिकॉर्ड करने से ही छोड़ दिया। एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके की हो सकती हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है पूरी तरह से छोड़ देना। कंप्लीट ओमिशन की एरर जो होती है वो प्राइमरी बुक्स में होती है, जिनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी चीज को प्राइमरी बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब कंप्लीट ओमिट हो गया, पूरी तरह से छूट गया। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, गुड्स परचेज की राम से लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो ये कंप्लीट ओमिशन हो गया। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन उस केस में होता है जब हम उसका एक हिस्सा कहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन दूसरा हिस्सा हमारी बुक से छूट जाता है। जनरली जो पार्शियल ओमिशन होता है ये प्राइमरी बुक्स के बाद होता है जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं ज्यादातर इस केस में हमसे पार्शियल ओमिशन होता है। जैसे कि मान लो कि हमने गुड्स परचेज की मोहन से, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मोहन से गुड्स खरीदी हमने लेकिन उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं की। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी होगी कि मैं बार बार बताता हूं कि अकाउंटिंग में जब किसी एरर के बारे में बात हो रही हो तो जो एरर या जो गलती बताई गई है हम केवल फोकस कर लेंगे कि इसका मतलब यही गलती है, क्योंकि अगर और कोई गलती होती तो वो उसको भी बता देता, क्योंकि वो एरर को बता ही रहा है आपको कि ये गलती हुई है। तो इट मीन्स बाकी सारी चीजें सही हैं। अगर ये सेंटेंस बोला जाता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो इसका मतलब हो गया केवल उसके अकाउंट को पोस्ट नहीं हुई है, बाकी सब सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स परचेज की हैं वो परचेज बुक में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन परचेज बुक से जब हमने पोस्टिंग की तो परचेज बुक से पोस्टिंग होनी थी कहां पे? पर्सनल अकाउंट में, यानी कि मोहन के अकाउंट में।
तो मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये है कि परचेज बुक में कोई समस्या नहीं है, परचेज बुक अपनी जगह सही रही और परचेज से ट्रांसफर होकर के परचेज अकाउंट में भी वो नेचुरली गया। मैं इस लाइन को फिर से दोहरा देता हूं, आप ध्यान से सुन लेंगे, बस क्लियर हो जाएगा। अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन इस तरीके से दी है कि उसमें जो एरर है वो पोस्टिंग की बताई है और क्लियर नहीं है कि वो पोस्टिंग की गलती दोनों जगह हुई है या एक जगह हुई है, तो हमेशा पोस्टिंग की जो एरर होती है वो एक ही जगह गलत मानी जाती है और वो भी पर्सनल अकाउंट में। जैसे गुड्स सोल्ड टू महेश नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो क्लियर है कि महेश के अकाउंट में केवल पोस्ट नहीं हुई है, इसका मतलब सेल्स बुक में वो एंट्री है। तो बस इस तरीके से इनका ध्यान रखना है। ऐसे केस में ये हुआ, इसका मतलब कि एक अकाउंट में गलती हुई है, दूसरा जो अकाउंट है वो सही हो गया होगा, तो इसका मतलब ये पार्शियल ओमिशन है। इसके बाद आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसी एरर होती हैं, यहाँ पे इस चीज पे बड़ा ध्यान रखना है कि अकर्ड द एरर्स अकर्ड ड्यू टू वायोलेशन और इग्नोरेंस ऑफ गैप्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चूक हो जाए या जो बाकी जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं, कन्वेंशंस हैं, उनकी कोई इग्नोरेंस हो जाए या वायोलेशन हो जाए, और इस कारण से अगर कोई एरर होती है तो वो कही जाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। सीधी सी बात है, जब प्रिंसिपल का वायोलेशन हुआ हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, if the accountant has violated the accounting principle while recording some transaction, तो it means it's an error of principle। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। आज इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ रहे थे शुरू में, उनका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये प्रिंसिपल की एरर होती है कि जैसे मान लो मशीन खरीदी हमने, और जो मशीन है ये हमने खरीदी टोटल 20,000 की, 20,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी। जब हमने मशीन खरीदी तो कुछ हो सकता है आने का भाड़ा भी देंगे, इसका हो सकता है इस मशीन को स्टेब्लिश कराएंगे अपने यहाँ तो कुछ वेजेज भी देंगे, मजदूरी भी देंगे। हम कोई भी असेट कहीं से खरीद के लाएं, फिक्स्ड असेट, चाहे पुरानी खरीद के लाएं चाहे नई खरीद के लाएं, उसको बिजनेस में काम करने लायक यानी कि ऑपरेशंस करने लायक तैयार करने में जितना भी खर्च होगा, लाने का भाड़ा या उसको स्थापित करने का खर्चा जो भी आएगा वो सब इसकी कीमत में ही जुड़ जाना चाहिए, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंस बन जाता है। गलती से कभी कभी होता क्या है कि अकाउंटेंट गलती से, कि जैसे मान लो मजदूरी दी, 2 मजदूर बुलाए और इस मशीन को स्टेब्लिशमेंट कराने में उन्होंने सहयोग दिया, केवल इसी के लिए वो बुलाए थे, वो अपनी मजदूरी के 200 रुपए लेकर चले गए। अब अकाउंटेंट ने सोचा ये तो वेजेज है, मजदूरी है, इसलिए इसको वेजेज अकाउंट यानी कि रेवेन्यू मान लिया, लेकिन ये एक गलती हो गई प्रिंसिपल की, क्योंकि प्रिंसिपल ये कहते हैं अकाउंटिंग के जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्वायर है, कॉस्ट ऑफ एक्वायर वुड बी द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कोई फिक्स्ड एसेट लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्वायर करने में आपकी कॉस्ट आई वो सब उसकी कीमत बन जाती है। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है, अब यहां पे भी ध्यान देना है, कंपनसेटिंग एरर ये महत्वपूर्ण बात है इसमें सबसे ज्यादा इसकी पहचान करने में। 2 और मोर एरर्स, 2 या 2 से ज्यादा एरर होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा एरर हो और वो इन सच ए वे इस तरीके से हो कि जो पहले वाली एरर है वो दूसरे वाली एरर के इंपैक्ट को खत्म कर दे और अल्टीमेटली बुक्स में हमको कहीं एरर दिखे ही नहीं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो महेश से मैंने परचेज किया 2,000 रुपए का सामान, 2,000 का, साथ ही साथ मैंने सतीश से भी मैंने परचेज किया 1,000 रुपए का सामान, 1,000 रुपए का सामान। अब सतीश से भी परचेज हुई और महेश से भी परचेज हुई। गलती से क्या कर दिया मैंने कि सतीश की जो परचेज थी वो महेश के नाम लिख दी और जो महेश की परचेज थी वो सतीश के नाम लिख दी। अब अल्टीमेटली ये जो महेश है इससे मैंने परचेज किया, ये भी मेरा क्रेडिटर है, और जो सतीश है इससे मैंने परचेज किया, ये भी मेरा क्रेडिटर है। तो जो मेरे को यहाँ पे महेश के और सतीश के अकाउंट में 2,000 और 1,000 लिखने थे, वो क्रेडिटर्स में 1, 2 और 1 की बजाय उल्टे हो गए 1 और 2, तो अल्टीमेटली क्रेडिटर तो 3,000 के ही रहे। दूसरी बात, परचेज कुल मिला करके 2 और 1 3, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, परचेज भी 3,000 की हुई। तो होगा क्या कि ट्रायल बैलेंस में तो गलती पता चलेगी नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में परचेज दिखा देगा 3,000 और क्रेडिट साइड में जो क्रेडिटर है वो दिखा देंगे 3,000। तो
ये जो एक एरर थी उसने दूसरी को कंपनसेट कर दिया और इसलिए पता ही नहीं चला, तो ऐसी एरर कंपनसेटिंग की एरर कही जाती है। कंपनसेटिंग की एरर्स का पता ट्रायल बैलेंस से नहीं चलता है। नेक्स्ट है अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किस तरीके से करेंगे, तो इसको मैं एक दफा फिर से समाप्त कर देता हूं। जब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एरर की पहचान में, तो आप देखना सबसे पहले क्या वो कोई कंपनसेटिंग एरर है, मतलब क्या दो एरर एक साथ बताई हैं, तब वो कंपनसेटिंग हो जाएगी। और दो एरर एक साथ हों भी और एक एरर दूसरी एरर के प्रभाव को भी निल करे, तब तो वो कंपनसेटिंग है। नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस कर दो। फिर आप देखो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं है, मतलब कोई वायोलेशन तो नहीं हुआ अकाउंटिंग के रूल्स का, तो ये चेक करो। अगर कोई वायोलेशन नहीं है तो इसका मतलब ये भी एरर नहीं है। फिर देखो क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं गया, ओमिट तो नहीं हो गया। मान लो आपसे कुछ छूटा भी नहीं है, आपने कोई छोड़ा नहीं है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने से, तो इसका मतलब ये एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है। ना आपने जर्नल में छोड़ा है किसी चीज को, ना आपने लेजर पोस्टिंग के समय किसी अकाउंट में पोस्ट ले जाते समय किसी चीज को छोड़ा है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है। इसके अलावा आप जितनी भी एरर बचती हैं वो सारी की सारी एरर ऑफ कमीशन है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, आज का जो लास्ट पॉइंट है हमारा और जो महत्वपूर्ण भी है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर एरर हो जाए तो इसको रेक्टिफाई किस तरीके से करते हैं, तो इसको रेक्टिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका ये है, दो मेथड्स में केवल बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा और दोनों रूल आप याद रखेंगे, उससे एकदम हर एरर को आप रेक्टिफाई तुरंत कर सकते हैं। पहली एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आपको केवल ये ढूंढना है ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हो, ऐसी एरर जिसने ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं किया हो। तो ऐसी कौन सी एरर होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती हैं। अभी हमने एक तो डिस्कस किया था कि जो कंपनसेटरी एरर है, एक तो वो नहीं करती हैं प्रभावित, दूसरी जो एरर ऑफ प्रिंसिपल रहती हैं, सैद्धांतिक त्रुटियां, वो भी प्रभावित नहीं करती हैं, और तीसरे अन्य कोई भी ऐसी एरर रह जाए, जैसे कंप्लीट ओमिशन है, पूरी तरह छूट गया, अगर कंप्लीट ओमिट हो गया कुछ तो भी वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जब वो पूरी तरह छोड़ ही गया तो ना डेबिट में रहा ना क्रेडिट में रहा। इसके अलावा अगर एरर ऑफ कमीशन में भी कोई ऐसी एरर है कि वो मतलब वो फिर अब पर्टिकुलर एरर आपको पहचान करा देगी इस बात की क्या उसने ट्रायल बैलेंस को प्रभावित किया नहीं किया। तो अगर ऐसी एरर है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, उसको करेक्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका है, जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। क्योंकि ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती है वो टू साइडेड एरर कही जाती है, क्योंकि उसने दो अकाउंट को प्रभावित किया है। तो जो दोनों अकाउंट हैं उनको हम करेक्ट कर देंगे और रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक एरर का एग्जांपल बताता हूँ कैसे होती है ऐसी एरर। जैसे मान लो ये एक ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है, ये गिवन है ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी। जिन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाने में कुछ कंफ्यूजन रही होगी यहाँ पे देख लें, वो क्लियर भी हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस क्योंकि यूजुअल जो होता है वो केवल बैलेंस मेथड से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, तो बैलेंस मेथड वाला मैंने रखा है केवल। डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, स्टॉक का डेबिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है, मशीन का डेबिट होता है, परचेज का डेबिट होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट होता है, वेजेज का डेबिट होता है। ये सारे बैलेंसेज मिलकर के 28,000 हो गए। तो हमने कहा साहब ट्रायल बैलेंस तो एकदम बढ़िया बन गया, कोई एरर नहीं बची, क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं वो तो मिल गई। तो एक बात सही है कि कोई एरर मतलब अकाउंटिंग की, कोई कैलकुलेशन की, कोई कास्टिंग की हमसे एरर नहीं हुई है। बट ध्यान रखें ट्रायल बैलेंस टैली कर जाना इज नॉट द कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द अकाउंटिंग, कि हमारी अकाउंटिंग करेक्ट है इस बात का ये कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। स्टिल सम एरर्स में भी अभी भी कुछ एरर रह सकती हैं, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ एरर ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं प्रभावित। जैसे एक एरर हमने ट्रायल बैलेंस बना भी दिया, बन गया, अब बात में पता चली दरअसल जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा एमसीक्यू वो यहां से स्टार्ट होता है हमेशा, यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाद का बताया होगा आपको केस में, ये आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हमेशा ये मानकर चलोगे कि ट्रायल बैलेंस के बाद की ही बात हो रही है जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर फाइंड क्या हुई कि ₹2000 वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये ऑफ है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। वेजेज पे किए मशीन की इंस्टॉलेशन के और वो गलती से वेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिए।
तो ये एरर जो है ये किस टाइप की एरर है? ये जो एरर है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि उसको एरर, ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उसकी कम जानकारी थी या उसने उसका वायलेशन कर दिया। क्योंकि अकाउंटिंग का जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो एक्वायरिंग में कॉस्ट लगेगी फिक्स्ड एसेट में, वो सब फिक्स्ड एसेट की कीमत मानी जाएगी। यानी कि मशीन में 2000 रुपये जो वेजेज लगी वो मशीन की ही कीमत में जुड़ जाना चाहिए था। तो अल्टीमेटली मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डेबिट किसको कर दिया? वेजेज को। तो बस सीधी बात है, जिसको इन्होंने डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देंगे, सही हो जाएगा, और जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर देंगे, बस सही हो जाएगा। तो मशीन डेबिट होना था, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। मशीन डेबिट होनी थी, हमने मशीन डेबिट कर दी 2000 से, और जो वेजेज है जो गलती से डेबिट हो गई थी उसको क्रेडिट कर देंगे टू वेजेज अकाउंट 2000 से, और यहाँ पे लिख देंगे वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट नाउ करेक्टेड। अब करेक्ट है बेटा। तो ये तो पहला केस है। अब चाहे जितनी एरर हो बस यही चीज देखनी है उनमें और इसको करेक्ट कर देंगे। अब लेते हैं दूसरा केस एरर का, एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं। ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं ज्यादातर वो एक अकाउंट को प्रभावित करती हैं, इसलिए यूजुअली अफेक्ट वन अकाउंट, क्योंकि प्राय एक अकाउंट को प्रभावित करती हैं इसलिए उनको वन साइडेड एरर भी कहा जाता है। वन साइडेड एरर भी इनको कहा जाता है, एक तरफ ये त्रुटियां। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है ध्यान देने की कि ये तो वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर कब होती है? जो लेजर पोस्टिंग में गलती हुई हो। मान लो जो बुक्स में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया सही से, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स, उनमें तो हमने सही से रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसके बाद जब हमें लेजर में पोस्टिंग करनी थी, जब लेजर में पोस्टिंग करनी थी तो गलती क्या हुई कि हमने एक अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया लेकिन दूसरे में नहीं किया। तो जब एक अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो केवल एक अकाउंट में गलती रही, तो वन साइडेड एरर हो गई। अब इस वन साइडेड एरर को कैसे सही करें? जब टू साइडेड थी तब तो दो अकाउंट थे, दोनों में से एक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, दूसरे को क्रेडिट कर दिया, हमारी गलती सही हो गई। लेकिन अब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम एंट्री तभी कर सकते हैं जब सस्पेंस अकाउंट बनाया गया हो। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है इसको जान लेते हैं। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में ही थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं और इसको नए सिरे से समझ लें। जैसे ये एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ था। अब ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ था तो जो अकाउंटेंट था उसने ट्रायल बैलेंस को इस तरीके से बनाया, कैश लिख लिया, ये सारे अमाउंट्स लिख लिए। अब यहाँ पे ये जो आइटम है हुआ क्या कि उन्होंने इसको टोटल किया, इन सबको डेबिट वाले आइटम्स को, 29 आ गए, और 17 और 11 ये दोनों आइटम इसने लिया। इसको अभी नहीं देखें, इसको मैं बताऊंगा, इसको सोचें कि नहीं है। अभी क्रेडिट साइड में देखा कैपिटल और ये लिखा हुआ है तो 28,000 ही टोटल है। अब ये परेशान हो गया। कई दफे ऐसा होता है कि हमें सामने ही जो मिस्टेक है वो दिखती नहीं है, तो अकाउंटेंट ने बार बार टोटल करे, वो देखे हाँ यार 29 आ रहा है, इधर 28 ही आ रहा है। फिर इसने अकाउंट्स को ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा, कोई कारण नहीं मिल रहा, सारा रीटोटल कर लिया, चेक कर लिया। जब कुछ भी नहीं होता है तो अल्टीमेटली, क्योंकि अकाउंटेंट को फाइनल डेट पे बुक्स क्लोज करके आगे बढ़ना है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद उसको P&L बनाना और बैलेंस शीट बनाना है। अब किसी कारण से जब कुछ नहीं मिलता तो वो क्या करता है कि जो साइड कम होती है, जैसे क्रेडिट वाली साइड कम है, ये 28 है, इसने कहा चलो 1000 इधर लिख देते हैं और इसको हम सस्पेंस में डाल देते हैं। सस्पेंस यानी कि उचंती, हिंदी में बोलते हैं उचंती। सस्पेंस मतलब हम डाउट में रखते हैं इस चीज को कि भाई 1000 कहीं से कम पड़ रही थी क्रेडिट साइड, और इसलिए क्रेडिट साइड में जो साइड कम पड़ती है उसमें लिख देते हैं। तो ये सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया 1000 से। हमने क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट रख दिया 1000 के भी, ये 1000 क्रेडिट साइड में कुछ ना कुछ जरूर है जो कि अभी मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए हमने सस्पेंस एक अकाउंट यहाँ पे ओपन कर दिया। अब इस एंट्री को बाद में मान लो पता चला हमें ये एरर जो थी वो मिल गई। सस्पेंस अकाउंट इस तरीके से बनता है। ये बनता कब है अभी मैंने बता दिया, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो जो शॉर्टर साइड होती है उसमें सस्पेंस अकाउंट रख दिया जाता है, जैसे अभी रखा। अगर इसको लेजर अकाउंट में देखेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में क्योंकि क्रेडिट में रखा तो क्रेडिट साइड में ये लिख भी जाता है यहाँ पे, और लिख देते हैं बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। अब यही सस्पेंस का मान लो अगर डेबिट साइड पर होती कमी, डेबिट साइड कम पड़ रही होती तो डेबिट से शुरू कर देते। ऐसा करके ये हमारी बुक्स में बना रहेगा और ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1000 शो करता रहेगा, और ये तब तक शो करता रहेगा 1000 क्रेडिट बैलेंस जब तक हमको वो जो एरर है वो मिल नहीं जाएगी, तब तक ये हमारी बुक्स में दिखेगा। अच्छा फाइनली हुआ क्या, बाद में देखते देखते अकाउंटेंट को मिल गया
बाद में पता चला कि गुड्स परचेज की थी मोहन से कोई गुड्स परचेज की थी 1000 की, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं की, मतलब जो गुड्स खरीदी थी। अब जैसा कि मैं बता रहा था, हमेशा ये मान के चलेंगे, इन्होंने कहा नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई, इसका मतलब केवल इसी के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई है, बाकी अकाउंट सही है, मतलब जो परचेज अकाउंट है वो अपनी जगह सही है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे बताऊंगा, कई दफे क्वेश्चन में केवल इतना रहता है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर ₹1000 नॉट पोस्टेड, ये भी नहीं लिखा रहता नॉट हिज अकाउंट, खाली लिख देता नॉट पोस्टेड। ऐसे केस में आपको अज्यूम करना है कि इसका मतलब रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने वर्ड पोस्टिंग यूज किया है। जब रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, इसका मतलब वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया है। जब परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब वो परचेज अकाउंट में चला गया है। तो अगर वो मोहन का नहीं भी बताता, तब भी हम पोस्टिंग की एरर को जब तक क्लियर नहीं होता, तब तक हम इसको एक ही अकाउंट में, यानी कि पर्सनल अकाउंट में, उस पर्सन के अकाउंट में एरर मानेंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोहन के अकाउंट में नहीं हुआ पोस्ट, तो अब इसको पता चल गया कि ये मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है, तो इसको गलती मिल गई। अब ये क्या करेगा कि मोहन के अकाउंट, क्योंकि सामान तो मोहन से खरीदा था, तो मोहन क्रेडिटर था, तो अल्टीमेटली मोहन को क्रेडिट करना है, तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे 1000 से, और जो सस्पेंस हमने मजबूरी में क्रेडिट रख दिया था 1000 से, अब उस सस्पेंस को डेबिट कर देंगे 1000 से, और ऐसा करके सस्पेंस हमारी बुक से खत्म हो जाएगा और मोहन हमारा क्रेडिटर फिर से 1000 से बन जाएगा। और अगर हम फेयर करके ट्रायल बैलेंस फिर से बनाएंगे, तो वो ट्रायल बैलेंस अब हमारा इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे सस्पेंस की जगह जब नया ट्रायल बैलेंस अगर हम बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, मोहन का नाम आ जाएगा, मोहन हमारा क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर यहाँ पे 1000 आ जाएगा, सस्पेंस ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। अब मैं ज्यादा इसको यहाँ पे इसलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये ट्रायल बैलेंस से अभी हमने फाइनल अकाउंट बनाने बचे हुए हैं, उससे पहले ही मिल गया, तब तो ट्रायल बैलेंस में रख देंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट अलग होता है फिर, तो वो है नहीं यहाँ अभी इस टॉपिक में, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तब अगर एरर का पता चले। खैर, सस्पेंस को क्लोज कैसे करते हैं ये हमने देख लिया, सस्पेंस अकाउंट बना करके कैसे क्लोज करेंगे ये भी देख लें। सस्पेंस जब हमें मिला था 1000 का, तो हमने यहाँ रख दिया था बाई डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 1000। अब जब हमने मोहन के अकाउंट में एंट्री कर दी, तो उसकी लेजर पोस्टिंग यहाँ आ जाती है टू मोहन्स अकाउंट, और ऐसा करके सस्पेंस हमारा क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा सस्पेंस में। इसका मतलब सारी जो एरर थी वो मिल गई है। इसमें एक एरर का हमने एग्जांपल दिया था, लेकिन ऐसी सैकड़ों एरर हो सकती हैं, और वो सस्पेंस अकाउंट को जब सारी एरर मिल जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते समय इन चीजों का ख्याल करेंगे, मैंने यहाँ पे ये लिख दी हैं, इनको आप पॉज करके देख लेंगे, इनको आप पढ़ लेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो